न तु अहं कामये स्वर्गं न राज्यं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम। इसी मंगल कामना के साथ आज बाबा नारायण दास राजकीय महाविद्यालय एमए उत्तरार्ध के सभी छात्र और छात्राओं का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की इस कक्षा में मित्रों हम पढ़ेंगे नाट्य साहित्य के विषय में। जो हिंदी गद्य अपना प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र में बहुत सारी गद्य विधाओं के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हम नाट्य विधा के बारे में जानेंगे। तो आज का विषय हमारा हुआ नाटक की परिभाषा और उसकी व्युत्पत्ति। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि नाटक क्या विधा है, क्या है। जहाँ तक मुझे ध्यान है, हम सब अपने अपने जीवन में रोजमर्रा के क्रियाकलापों के साथ में कुछ कुछ नाटक और अभिनय तो अवश्य करते ही रहते हैं, है ना। खैर, ये तो बात हुई मजाक की, लेकिन एक बहुत सीधी और सच्ची बात है कि हम आकाशवाणी जो हमारी दैनिक जीवनचर्या का एक हिस्सा है, उस रेडियो के माध्यम से भी कई नाटकों को सुनते हैं, समझते हैं, प्रहसनों को जानते हैं और रेडियो नाट्य रूपांतरण जो होते हैं उनको सुनते हैं। साथ ही साथ अब दूरदर्शन जो है अब सबके घर का एक स्थायी मेहमान हो चुका है, तो दूरदर्शन के माध्यम से भी हमने बहुत सारे नाटक देखे और समझे होंगे। इसके अलावा गांव में जो हमारी रामलीलाएं हुआ करती हैं, उस दौरान जो आप अभिनय देखते हैं वो भी नाटक का एक प्रकार है। इसी के साथ साथ रंगमंच से जुड़े हुए जो नाटक हैं वो भी नाटक है। बहरहाल हम नाटक की जो शास्त्रीय परिभाषा है उसकी चर्चा यहाँ करना चाहेंगे। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि संस्कृत से निसृत होकर के हिंदी में जो नाट्य साहित्य आया है, इस वजह से हमें सबसे पहले जानना होगा संस्कृत के जो प्रणेता हैं व्याकरण शास्त्र के आचार्य पाणिनि ने अपने व्युत्पत्ति में लिखा है कि नट धातु से उत्पन्न शब्द जो है वो नाटक कहलाता है। यानी नट धातु से उत्पन्न होने के कारण इसे नाटक शब्द कहा जाता है। बहरहाल कुछ एक विद्वान इसे नृत्य धातु से भी व्युत्पन्न मानते हैं, जो कि नृत्य धातु का प्राकृत रूप है नट। तो नट से हमें नाटक शब्द की व्युत्पत्ति देखी जा सकती है। सिद्धांत कौमुदी के में इस पर चर्चा करते हुए जो लेखक हैं उन्होंने बताया है कि इसकी व्युत्पत्ति जो है वो नट नृतो, एक पूरा श्लोक है जिसकी मैं यहाँ चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन वहां पर भी नट धातु का अर्थ जो है वो गात्र विक्षेपण से और अभिनय दोनों ही से लिया जाता है। तो यहाँ हम किसी प्रकार की संशय को न ले, संशय न हो, बल्कि मेरा ये कहना है कि कालांतर में जब हमने देखा कि इसका विकास हुआ तो व्यापक अर्थ में से नृत्य और गात्र विक्षेपण के अर्थ में लिया जाने लगा और नट शब्द को अभिनय के लिए रूढ़ माना जाने लगा। ये व्युत्पत्ति भी हमें मिलती है सिद्धांत कौमुदी नाटक के भीतर। खैर, ये बात हुई सिद्धांत कौमुदी की। अब मैं आती हूँ भरत मुनि पर, क्योंकि हिंदी नाट्य शास्त्र के जो पितामह कहे जाते हैं भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि, उनके अनुसार नाटक जो है समस्त संसार के भावों का अनुकीर्तन ही नाट्य है। तो दश रूपकार इस पर अपनी टिप्पणी करते हुए ये कहते हैं कि अवस्थानुकृति नाट्य यानी अवस्थाओं का जो कार्यक्रम है, क्रियाकर्म है, वो तमाम चीजें, वो जो कार्य हैं, वो सारे कर्म हैं, वो सब मिलकर के नाट्य बनते हैं। तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरह से इस पर चर्चा की है। और खासकर अगर हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी में ग्रीक शब्द ड्रामा जो है उससे उसका अनुवाद नाटक का जो माना जाता है, जिसे कि सक्रियता के अर्थ में लेते हैं। तो पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में और हमारे जो हिंदी नाट्यशास्त्र है उसमें बेसिक फर्क यही है कि वहाँ सक्रियता के अर्थ में लेते हैं और यहाँ हम अभिनय के अर्थ में उसको लेते हैं। बहरहाल, इस विवाद में पढ़ने की कोई आवश्यकता शायद नहीं है। हमने इसे समझने के लिए इस पूरे पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश की है। अब हम आगे चलते हैं, अभिनय के प्रकारों की चर्चा करूंगी। अभिनय के 4 मुख्य प्रकार माने जाते हैं। वैसे तो छोटे छोटे आनुषंगिक रूप से अगर हम करते हैं तो बहुत सारे रूप हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्यतः व्याकरणाचार्यों ने 4 प्रकार के जो अभिनय के रूप बताए हैं, उनमें सबसे पहला है वाचिक अभिनय, दूसरा आंगिक अभिनय, तीसरा सात्विक अभिनय और चौथा आहार्य।
तो थोड़ी सी इसके बारे में आपको समझाना चाहती हूँ खोल करके कि वाचिक अभिनय, जैसा कि इसके शब्द से ही हम समझ सकते हैं कि अपने वचनों के माध्यम से हम अभिनय कर रहे हैं। यानी जैसे आपने रेडियो रूपांतरण सुनते हैं, रेडियो के जो नाटक एकांकी प्रहसन आप सुनते हैं, यानी जो सिर्फ ध्वनि के माध्यम से कानों में आपके आती है, वो सारे जो नाटक हैं वो वाचिक अभिनय होते हैं। तो वहाँ शब्दों के उतार चढ़ाव से, अपने शब्दों से जो परिवर्तन होता है, एक ही व्यक्ति छोटे बच्चे की आवाज़ भी निकाल लेता है और एक बहुत बड़े कहना चाहिए सीजन्ड एक आदमी की आवाज़ भी वही व्यक्ति निकाल लेता है अपने वचनों के माध्यम से। तो ये हुआ वाचिक अभिनय। दूसरा है आंगिक अभिनय। आंगिक अभिनय यानी अपने हाथों को घुमा करके, हाथों से, पैरों से, थोड़े शारीरिक अंगों के माध्यम से जो अभिनय किया जाता है, ये ज़्यादातर पारसी नाटकों में हम देखते थे। इस तरह के अभिनय की प्रचुरता आप देख सकते हैं। तीसरा आता है सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय के भीतर स्तंभ, स्वेद आदि सात्विक भावों के माध्यम से अभिनय किया जाता है, जहाँ की उस भाव को अपने भीतर समाहित कर लेता है अभिनयकर्ता और अपने अपने मतलब आँख, नाक, कान, इन तमाम चीज़ों के साथ में उन भावों को महसूस करते हुए, इसमें तमाम अंगों का सहयोग रहता है, लेकिन उसके साथ साथ सात्विक भाव प्रखर रूप से आते हैं। और चौथा और अंतिम रूप से जो माना जाता है नाटक का एक प्रकार है, वो है उस नाटककार जो अभिनयकार है, वो अपनी वेश को, रचना को, इन तमाम चीज़ों को लेते हुए जो अभिनय करता है, वो आहार्य कहलाता है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि हिंदी नाट्य शास्त्र में किस तरह से नाटक की परिभाषा हमने गृहीत की है, नाटक को समझने की कोशिश की, उसकी व्युत्पत्ति के बारे में जाना। तो आज का ये जो कक्षा का अध्ययन है, ये यहीं समाप्त होता है। अब हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और सकुशल रहिए। नमस्कार।